आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ते रहो में। मैं विनय। आज से हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। राजस्थान के इतिहास के बारे में जो हम सबसे पहले अपना टॉपिक लेने वाले हैं वो है चौहान वंश। तो चौहान वंश के बारे में हम सबसे पहले ये जानने की जरूरत है हमें कि चौहान वंश की आखिर उत्पत्ति कहाँ से थी। तो चौहान वंश की उत्पत्ति चंद्रप्रदय की पृथ्वीराज रासो के अनुसार माना जाता है कि वो ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ में से 4 जातियां निकली थी, उनमें से एक वो है चौहान वंश। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार माना जाता है कि चौहान वंश है जो सूर्यवंशी है। हांसी के अभिलेख के अनुसार माना जाता है कि चौहान वंश है जो चंद्रवंशी है। ऐसे ही लोगों के अलग अलग मत है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रप्रदय की पृथ्वीराज रासो, उसके अनुसार माना जाता है कि चौहान वंश जो है अग्निवंशी है। ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ से निकली हुई 4 जातियों के साथ है। 4 जातियां कौन कौन सी? पहली प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। तो ये माना जाता है ऋषि वशिष्ठ की से 4 जातियां निकली थी अग्निवंशी, जिनमें से चौहान वंश भी इसी के साथ। एक जेम्स टोड, सबसे इंपॉर्टेंट नाम राजस्थान के इतिहास में आपको बार बार देखने को मिलेगा, जिसका नाम है जेम्स टोड। जेम्स टोड के अनुसार माना जाता है, जेम्स टोड और एक ही इतिहासकार और है विलियम कुक, इन दोनों के अनुसार माना जाता है कि नहीं भाई, चौहान तो इतने ताकतवर थे कि चौहान भारत के हो ही नहीं सकते, इतने ताकतवर राजा भारत के हो ही नहीं सकते। उनके अनुसार माना जाता है कि चौहान वंश की उत्पत्ति हुई है विदेशों से। ये तो विदेशों से आके यहाँ पे इन्होंने शासन किया। अगला हमारे सबसे ऐसे कवि जो माने जाते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उनके अनुसार ये माना जाता है कि चौहान वंश की जो उत्पत्ति है, चौहान वंश कौन है? सूर्यवंशी हिंदू। कौन है? सूर्यवंशी हिंदू। अगला जो हांसी अभिलेख के अनुसार ये माना जाता है कि चौहान वंश है चंद्रवंशी। कौन है? चंद्रवंशी। और जो सबसे लास्ट के अंदर माना जाता है बिजोली अभिलेख। बिजोली अभिलेख के साथ हमारे दशरथ शर्मा, इन्होंने भी यही कहा है कि चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण है, वत्स गोत्र ब्राह्मण। बिजोली अभिलेख आप सबको बता दूं, बिजोली अभिलेख जो अपने भीलवाड़ा के जो पार्श्वनाथ मंदिर है उसके अंदर लगा है। 1170 के अंदर बिजोली अभिलेख का माना जाता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि चौहान वंश का उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा माना जाता है। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंशों ने अपनी पहली जो राजधानी बनाई थी वो कहाँ बनाई थी? तो चौहान वंश का, जैसे कि आप देख सकते हैं, चौहान वंश का जो उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है वो सपाट, यानी हमारे जो सांबर झील के जो आसपास का क्षेत्र है, एरिया है, उनका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और राजधानी कहाँ बनाई गई थी? राजधानी थी अपने अहिछत्रपुर नागौर। तो चौहानों ने अपनी सबसे पहली राजधानी कहाँ बनाई थी? अहिछत्रपुर नागौर के अंदर अपनी पहली राजधानी चौहानों ने बनाई थी। हम अब पढ़ेंगे चौहान वंश के पहले संस्थापक कि भाई चौहान वंश की स्थापना आखिर करी कौन है? चौहान वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? तो चौहान वंश की स्थापना करने वाले हमारे थे वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की स्थापना की, चौहान वंश की नींव रखी। बस इनके बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, एग्जाम में पूछेंगे तो इतना ही पूछ सकते हैं कि चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, चौहान वंश की स्थापना कब की गई थी। तो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी। मैंने आप सब लोगों को बता दिया है। अगला जो राजा है चौहान वंशों का वो है गुवक। क्या नाम है? गुवक प्रथम, गुवक फर्स्ट। गुवक याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो चौहान वंश का ये स्वतंत्र राजा है, याद रखना। स्थापना तो की थी अपने वासुदेव जी ने, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं थे। वो किसके सामंत थे? वो पहले प्रतिहारों के सामंत थे। इससे पहले चौहान किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। लेकिन गुवक जो है वो पहला चौहान वंश का स्वतंत्र राजा माना जाता है। गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? जालोर के अंदर अपने हर्षनाथ मंदिर, जालोर। याद रख लेना एक बात और, सुंडा माता का मंदिर है जालोर के अंदर, वहीं पे हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद आते हैं अपने चंद्रराज। चंद्रराज जी कुल भी काम करियो बनी अड़ो कि आप मैंने याद करा, लेकिन मैंने रुबई अटका सही तेज ही, मैंने रुबई तेज ही जिको आप रुबई बारह में याद। तो चंद्रराज रुबई का नाम है आत्मप्रभा। उनकी पत्नी का नाम क्या है? आत्मप्रभा। रुद्राणी के नाम से जाना जाता है उन्हें। वो क्या थी? योगिक क्रिया में कुशल थी। बाबा रामदेव भी का योगिक क्रिया है, जो आत्मप्रभा रुद्राणी योगिक क्रिया कहीं न कहीं एकदम कुशल है। और बगाई करती सुबह सुबह जाओती पुष्कर झील, अजमेर है, धन ध्यान है, चौहान वंश अजमेर है, तो पुष्कर झील में जाओती, भगवान शिवजी बढ़ जाए पूजा करती। फिर आगे आप पढ़ा पे, फिर आगे आप पढ़ा अजय राज के बारे में। अजय राज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर अजमेर से बनता है तो अजमेर की स्थापना के बारे में। अजमेर की स्थापना करने वाले अपने राजा थे अजय राज। कब की अजमेर की स्थापना? याद रख लेना
1113 के अंदर 1113 अजमेर की स्थापना की। अब अजमेर की जो स्थापना करेगा, अजमेर की स्थापना करी, रहेंगे कहाँ पे? तो रहेंगे अजमेरुगढ़ दुर्ग के अंदर, अजमेरुगढ़ दुर्ग, जिसका नाम बाद में तारागढ़ हो जाएगा। लेकिन इसको क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर, दुर्गों का जिब्राल्टर। साथ ही साथ अजयराज जी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, तो अपनी पत्नी के नाम पे सिक्के चलाए, याद रख लेना। कौन से? सोमलेखा के नाम। किसके नाम से सिक्के चलाए? सोमलेखा के नाम से। अगला नाम आता है अपना अजयराज जी के सुपुत्र अर्णोराज। अर्णोराज जी ने कहा भाई अपन भी कुछ काम करते हैं अजमेर के अंदर, पापा ने तो अजमेरुगढ़ दुर्ग बनवा दिया, तो करते हैं भाई आना सागर झील का निर्माण। कहाँ पे? आना सागर झील का निर्माण। एक घूमने के लिए अजमेर में अच्छी जगह है, जहाँ पे बाद में शाहजहां बारादरी नाम की जगह बनवाएगा, तो आना सागर झील का निर्माण करवाया। वहीं पे साथ ही साथ पुष्कर के अंदर अर्णोराज जी ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लेना। आपको याद रखने वाली चीज सबसे ज्यादा एक बात याद रखना कि 1113 के अंदर अजमेर की स्थापना हुई थी, और दुर्गों का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? अजमेरुगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। આગલો આપણો સગળો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રાજા અજમેરા के महीने देखो अगर की काम करिए, अजमेर को स्वर्णकाल मानी जाए, चौहानों का स्वर्णकाल मानी जाए, तो विग्रहराज चतुर्थ, चौहानों का स्वर्णकाल। स्वर्णकाल क्यों कह रहे? सगड़ों ज्यादा काम करिए। सबसे पहले दिल्ली के तोमर राजाओं को, किनको हराया? दिल्ली के तोमर राजाओं को विग्रहराज चतुर्थ ने। राजस्थान में जाए ढेर, दिल्ली में हराया आएगा अपने विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली में महीना जीत हुई जगह आप स्तंभ लगवाओगे, यहाँ कीर्ति स्तंभ कुंभार दान याद है, लेकिन अटे दिल्ली शिवालिक स्तंभ विग्रहराज चतुर्थ जी लगवाए। साथ ही साथ जीत का आपा बीसलपुर की स्थापना कर दी, बीसलपुर नगर बसाए दियो, बेटे तालाब और शिव मंदिर बनवाए दियो। फिर अजमेर में संस्कृत पाठशाला का स्थापना की। अजमेर में संस्कृत पाठशाला विग्रहराज चतुर्थ जी ने बनवाई। विग्रहराज जी ने हरिकेरी नाम का नाटक लिखा, जिसकी पंक्तियां अपने संस्कृत पाठशाला के अंदर लगवाई। कुतुबुद्दीन ने उस संस्कृत पाठशाला को 1200 के अंदर, कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक, 1200 के अंदर किस में बदल दिया? 2.5 दिन के झोपड़े में। आप आज भी जावानी अगर बटे तो अपने बट संस्कृत की एक दो लाइन तो बटे 2.5 दिन का झोपड़ा में दी मिल ही जाए। बट जहाँ जब ले जावे टूरिस्ट आने के, वो देखो 2.5 दिन का महीने बन दो, 2.5 दिन का महीने बने क्यों बनी? संस्कृत पाठशाला एक दिन तो तोड़वा की बदल दी, 2.5 दिन का झोपड़ा बदल दी। अब विग्रहराज की उपाधि बीसल देव और कवि बंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके दरबार में कवियों का बड़ा सम्मान होता था, इसीलिए इन्हें कवि बंधु के नाम से जाना जाता है। दरबारी विद्वान है अपने, सबसे पहले इनके दरबारी विद्वान सोमदेव, जिन्होंने पुस्तक लिखी है ललित विग्रहराज। सोमदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ललित विग्रहराज। अगले जो इनके दरबारी विद्वान थे वो है नरपति नाल। नरपति नाल ने पुस्तक लिखी बिसलदेव रासो। एक छोटी सी बात बता दो, बिसलदेव रासो जो अपने गोडवाड़ी भाषा के अंदर लिखी हुई है। गोडवाड़ी भाषा जो है आहोर यानी जालोर के आसपास के क्षेत्र में और बाली पाली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। अब आयो हमको इंटरेस्ट पड़े में सगळों अपने जो इम्पोर्टेंट राजा चौहान वंश का नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, हाँ पृथ्वीराज चौहान किसा तृतीय। पहला दूजा तो अपन याद रखना बनती, क्यों पहला दूजा लव मैरिज थोड़ी करी अपन, पृथ्वीराज चौहान लव मैरिज करी, याद रखने वाली बात है। साथ ही साथ एक यहाँ बहुत ही पराक्रमी राजा, 11 वर्ष की उम्र में सिर्फ राजा बनना। 1177 और 1192 इनको शासनकाल है। पिता का नाम इनके सोमेश्वर और माता का नाम है कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी इनकी संरक्षिका थी। जब ये छोटी उम्र में राजा बने थे तो सारे जो नियम जो बनाती थी या निर्णय जो लेने का काम होता था कर्पूरी देवी का होता था। संरक्षिका भी इनकी थी। 11 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गए। अब छोटो टापर राजा बन जाए, सोमेश्वर जी का भाई या दोनों किया है ओके राजा बन गो, वहां भी तो बैठा। तो नागार्जुन और अपरागामी कहीं गयो विद्रोह। विद्रोह करिए जर कौन दबायो? अपने पृथ्वीराज आपरे चाचा, दोनों चाचा है विद्रोह ने दबा दियो। गुरुग्राम, गुरुग्राम हिसार के क्षेत्र के अंदर जो गुरुग्राम अभी गुड़गांव के नाम से भी जाना जाता है, गुरुग्राम में भंडाना जनजाति के विद्रोह को पृथ्वीराज ने वहां जाके दबाया। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज ने कौन कौन से युद्ध किए थे उनके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज के तुलुम का युद्ध, महोबा के युद्ध जिसे नाम से जाना जाता है, कब हुआ था? 1182 के अंदर। 1182 के अंदर पृथ्वीराज वर्सेस परमार्थिदेव चंदे। सिंपल सी बात है, पृथ्वीराज जीत गए यहाँ पे। कुंजन राय ये नाम याद रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भाई कुंजन राय को महोबा का प्रशासक बनाया गया। सेनापति किसके? आला और उदल तो सेनापति है, परमार्थिदेव चंदेल। परमार्थिदेव चंदेल महोबा का था, तो
उनके सेनापति आला और उदल बहुत ही शौर्य के साथ लड़ते हुए मारे गए। ठीक है, अगला युद्ध है अपना नागौर का युद्ध। पृथ्वीराज के बारे में आप लोगों को पता होगा, संयोगिता के बारे में तो आप सबने सुना होगा, लेकिन पृथ्वीराज की एक और प्रेम कहानी अगर अपन देख लें तो ऐसे एक बार बात कर रहे होंगे पृथ्वीराज और चंद्रवर्ती दोनों, तो पृथ्वीराज ने कहा यार शादी की उम्र हो चुकी है, अपने राजा बन गए, सब कुछ हो गया, शादी की उम्र हो गई, शादी करेंगे किसी सुंदर लड़की से। चंद्रवर्ती ने कहा यार सुंदर लड़की तो मैंने सुना है होती है ठंडे इलाकों में। ठंडे इलाकों में हाँ, तो ठंडा इलाका अपने कहाँ है, तो ठंडा इलाका अपने है आबू। अच्छा आबू, तो आबू की राजकुमारी कौन है, आबू की राजकुमारी इच्छा देवी। तो कहा कि भाई तो अब क्या है, आबू की राजकुमारी से अपन ये विवाह करेंगे, राजस्थान में सब में बात करवा दो, आबू की राजकुमारी की तरफ कोई नहीं देखेगा। आप कौन क्या तारी बाप भी है क्या, तो कॉलेज में आता बाप भी एक दिन कोई नहीं देखेगा, तो पृथ्वीराज ने किया इच्छा देवी कौन है, आगे बाप भी कोई नहीं देखेगा। अब बात चालू के राजा भीम ने तो ध्यान नहीं बने गुजरात के, वो क्यों मैं इच्छा देवी ब्याह करूँ, पृथ्वीराज के एन क्या मैं कराऊं ब्याह, तो मन करना है। तो पृथ्वीराज ने क्या किया, गुजरात के चालू को भीम पर आक्रमण कर दिया इच्छनी देवी से विवाह के कारण। इच्छनी देवी कहाँ की थी, तो इच्छनी देवी की आबू की राजकुमारी थी। अब जगदेव प्रत्यार आए, जगदेव प्रत्यार ने कहा कि अपन राजा हैं, राजा ऐसे औरतों के लिए लड़ेंगे, ऐसे चौहान औरतों के लिए लड़ेंगे, अच्छी बात है क्या, तो क्या करो संधि करो। तो पृथ्वीराज नागौर युद्ध के अंदर पृथ्वीराज और चालुक्य भीम के बीच में संधि किसने करवाई थी, हमारे जगदेव प्रत्यार ने, और साथ ही साथ उसी के बाद में इच्छनी देवी से विवाह जो अपने पृथ्वीराज जी ने विवाह कर लिया था। तीसरा हम पढ़ेंगे तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में। इससे आप सब लोग वाकई में, इससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, चौहान गढ़वाल विवाद, चौहान गढ़वाल विवाद किसके बीच में था, तो पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद के बीच में विवाद। जो कारण तो हम ध्यान है, अब छोड़ी लिया है जब, तो विवाद हो नहीं है। फिर एक मुख्य कारण और है दिल्ली का शासन। तो दिल्ली का शासन क्या था, पृथ्वीराज के नाना जी ने, जो तोमर राजा थे, उन्होंने पृथ्वीराज को दे दिया, जो उनके नाती लगते थे, लेकिन पोता था जयचंद, तो जयचंद ने कहा नहीं मेरा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, विवाद होना था, तो गढ़वाल विवाद उसके नाम से जाना जाता है, जयचंद के बीच में आता है, ये आप मुख्य रूप से बात याद रखना। तो उसके बाद आता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था अपने, इंपोर्टेंट है याद रखना, 1191 ईस्वी के अंदर। 1191 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गोरी जो गजनी से आया था, उसने कहाँ पे, भटिंडा, जिसे तबरिंद उस समय कहा जाता था, भटिंडा का अधिकार कर लिया था, इसलिए पृथ्वीराज ने युद्ध किया था। पृथ्वीराज युद्ध जीत गया। गोविंदराज तोमर, पृथ्वीराज की तरफ से गोविंदराज तोमर जो लड़ रहे थे, उन्होंने गोरी को घायल कर दिया। इनका सेनापति, पृथ्वीराज का सेनापति का नाम याद रख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी चामुंडा इनका नाम था। अब 1 साल हुआ, गोरी हार गया, लेकिन इन मुसलमानों को हार बर्दाश्त नहीं, तो इन्होंने क्या किया, वापस गोरी ने आक्रमण किया। गोरी ने आक्रमण किया 1192 के अंदर। तराइन का ही दूसरा युद्ध हुआ, इस बार गोरी क्या हुआ, जीत गया। गोरी जीत गया। पृथ्वीराज को हरियाणा के पास सरस्वती नदी कहाँ पे मार दिया गया। अपनी एक किताब आती है जिसका, हाँ, हसन निजामी की ताजुल मासिर के अनुसार ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने कुछ समय तक गोरी के अधीन शासन किया, लेकिन ये बहुत ही बकवास बात है, क्योंकि ऐसी तो बात हो ही नहीं सकती। रणथंभौर पे पृथ्वीराज का बेटा फिर वो शासन अपना शुरू करेगा, रणथंभौर पे चौहान, तो ये तो बकवास बात है। अपने आगे इनके अगर हम बात करेंगे दरबारी विद्वान, तो पृथ्वीराज के एक मुख्य दरबारी विद्वान है चंद्रवर्ती, जिनकी किताब मैंने आपको बताई थी, पृथ्वीराज रासो, उसके बाद जयनक, ये याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है पृथ्वीराज विजय, और बाद में ये 2 विद्वान और माने जाते हैं। इनके 2 मंत्री और पृथ्वीराज के, केमास और भुवनमल। पृथ्वीराज की उपाधि है राय पिथौरा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पिथौरागढ़ का दिल्ली के अंदर निर्माण करवाया था, तो याद रख लेना इसे राय पिथौरा इसलिए ने कहा जाता है। और इनकी उपाधि एक और है जलकुंड। तो इसी के साथ आपके अजमेर के चौहानों का जो अपना जो टॉपिक है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें समझ आएंगी। एक बात ये याद रख लेना, सारी जो टॉपिक ऐसे इसमें करवाए मैंने, 4-5 जो अपने राजा हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।